मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार चल रही एक शानदार श्रृंखला पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वह दोस्तों इंडियन जियोग्राफी पर बात कर रहे हैं। और इंडियन जियोग्राफी से संबंधित आज हमारा जो फिजिकल का पार्ट्स है, कहने का मतलब पर्वत एवं पठार से संबंधित बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम पर्वत एवं पठार से संबंधित बात करें तो भारत में बात करने के लिए बहुत कुछ है। क्या है बहुत कुछ? पहली बात तो पर्वत के जितने भी प्रकार होते हैं, मतलब नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला, खंड पर्वत श्रृंखला, मतलब जिसे ब्लैक माउंटेन्स कहते हैं, वह समस्त प्रकार के नहीं आपके पर्वत श्रृंखलाएं भारत में पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की तो पर्वत श्रृंखलाएं वह होती हैं दोस्तों जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है। 1000 मीटर से अधिक है जो ऊंचे क्षेत्र पाए जाते हैं उनको पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। जबकि पठारीय क्षेत्र जो होता है आपका, यह याद रखिएगा, 300 से लेकर के 600 मीटर तक की ऊंचाई पठारीय क्षेत्र कहलाती है। लेकिन पठार आपके बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर स्थित है, वो दूसरा है। पठारीय क्षेत्र अलग होता है, पठार अलग होते हैं, और साथ ही साथ पहाड़ी भी अलग होती हैं। ये सारी चीज हम जब आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित बता रहे थे तो वहां पर चर्चाएं किए थे। आइए दोस्तों, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का अगर उदाहरण देखें भारत में तो दोस्तों हिमालय आपका नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। और नवीन पर्वत श्रृंखला ही दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं में आती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमालय, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में तीसरा स्थान रखता है। और इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां भी स्थित है। दोस्तों, आपका चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे फिर K2 जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी आदि पर्वत श्रृंखलाएं जो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं वह स्थित नजर आती हैं। दोस्तों, नवीन वर्ल्ड पर्वत श्रृंखलाओं का ऊंचा होने का कारण भी गजब का होता है। याद रखना, हिमालय की ऊंचाई जो है दोस्तों ये कहा जाता है कि बढ़ रही है, और उसका बढ़ने का कारण है कि जो हिमालय भारतीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है, वह दोस्तों आपकी साइबेरियन प्लेट जिसको कहा जाता है दोस्तों यूरोप प्लस एशिया का, उससे मिल करके जा रहा है, जिसके कारण जी हाँ दोस्तों ऊंचाई में हल्का हल्का वृद्धि भी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आपको यहीं पर प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी। और प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं का जो निर्माण भारत में सर्वाधिक है वह जी हाँ दोस्तों अरावली वाला पार्ट है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। साथ ही साथ अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो और भी बहुत कुछ यह है कि भारत में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी हैं। वह पर्वत श्रृंखलाएं जिसका पर्वत श्रृंखलाओं के टूटने के कारण एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, उसी को अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ शिवालिक जो हिमालय का ही पार्ट माना जाता है दोस्तों, वह आपके इसी के कारण निर्माण हुआ है। फिर दोस्तों आपका ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो महाराष्ट्र की बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भारत में ज्वालामुखी मतलब वह पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, जहां पर वैशाल चट्टान युक्त पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं। फिर दोस्तों आपके खंड पर्वत श्रृंखलाओं में विंध्या सतपुड़ा आपके
आपके नीलगिरी जैसी पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिमालय आपके भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर जितनी बात की जाए उतना कम है। तो आइए फिर देर क्या करना है, इसको समझते हैं। ठीक है, एक इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा दोस्तों, और कुछ चीज़ों को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है इंडिया का मैप। ठीक है, आप लोग भी बनाते रहिएगा दोस्तों। ठीक, यह जैसे आपके हमारा आपका सब देशवासियों का एक हमारा देश का मानचित्र है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये इंडिया का मैप है। आप लोग भी बनाना थोड़ा सा सीख लीजिए, काम आएगा अपने देशवासियों के लिए। हम दोस्तों जब हमारे यहाँ 15 अगस्त जब हमारा विद्यालय चलता है, ठीक है, उस विद्यालय में जब ठीक है 15 अगस्त होता है या फिर 26 जनवरी होती है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और अपने से, जी हाँ दोस्तों, चाक से बहुत बढ़िया एक मैप बनाता हूँ और सभी बच्चों को फिर देश के प्रति कुछ बातें याद दिलाता हूँ। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि दोस्तों इन चित्रों को अच्छे से थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए, जानना सीख लीजिए। अब आइए दोस्तों, इसमें रंग बिरंगा किया जाए और समझा जाए कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो जैसे ये वाला पार्ट आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ले करके यहाँ से पूरा ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, यह आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। ठीक है, नो डाउट ये आपका पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, याद रखिएगा नहीं। ठीक है, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है प्रत्यक्ष रूप से वह 2400 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ठीक है, तो जो चौड़ाई है वह 400 मतलब किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई जो है वह 400, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में है, याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। तो यहाँ से देख लीजिए। अभी हिमालय के बारे में हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हिमालय के आपके 4 भाग हैं। हिमालय के आपके क्या है? 4 भाग हैं। एक ठीक है ट्रांस हिमालय है, जिसे हिमालय पार भी कह सकते हो। तो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय, जिसको हिंदी में महान हिमालय कहते हैं।
महान हिमालय है। फिर मिडिल हिमालय मतलब मध्य, या फिर इसी को याद रखिएगा लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लघु हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा आपका शिवालिक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? शिवालिक है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ गए हैं। अभी इन पर चर्चाएं होंगी। दोस्तों क्या है, जो आपका ये हिमालय है वह हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक है। जैसे क्या है दोस्तों, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर स्थित है। क्या? ग्लेशियर स्थित है। और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर और दुनिया का सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित युद्ध स्थल आपका कोई और नहीं, सियाचिन ग्लेशियर ही है। कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये याद रखिएगा। इस सियाचिन पर 90% जो हक है वो भारत का है, बाकी 10% आपका पाकिस्तान के हिस्से में है। जो पाकिस्तान ने क्या किया है दोस्तों, इसका एक भाग चाइना को दिया है। तो इस तरह दोस्तों ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। और साथ ही साथ तो ग्लेशियर हैं, यहाँ से बहुत सारी सदा नीरा नदियाँ निकलती हैं। क्या? सदा नीरा नदियाँ निकलती हैं। जो सदा नीरा नदियाँ वह नदियाँ होती हैं जिस नदियों से वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। और उन्हीं नदियों से वर्ष भर जल प्रवाहित होता है जो क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं से बर्फ वाले क्षेत्र से निकलती, ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, आगे वाली पार्ट यह है कि दोस्तों यह चीन की जो ठंडी जलवायु आने वाली होती, चीन तुल्य जलवायु दोस्तों, उसको क्या कर देती है? रोक देती है। जिसके कारण आप कहने क्या है, भारत में ठंडी के दिनों में अत्यधिक ठंडी नहीं पड़ती है कि जान मान की ज़्यादा हानि हो। ठीक है, आगे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, यह मौसम को रोकता है। मौसम कौन सा भैया? तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसको भी रोकता है। मानसून को रोकने का काम करता है, जिसके कारण मानसून भारत में ही घूम घूम के क्या करता है दोस्तों, वर्षा कराता है। ठीक है, इसका कारण आप यहाँ पर भी जानते होंगे। तो इस तरह चीज़ें आपने देख लिया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर आपका ये सब पर्वत होंगे। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे काराकोरम का, जास्कर का, लद्दाख का, पीर पंजाल का, धौलाधर का, शिवालिक का, ऐसे अभी हम लोग बात करेंगे। सब इसी के पार्ट है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। फिर इधर आप कहानी दोस्तों ये वाले पार्ट में अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली, जो विश्व की सबसे, ठीक है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर इधर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर इधर आपका जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर इधर आपका जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पर्वत श्रृंखला हैं। इधर महाराष्ट्र में हरिश्चंद्रहन के, याद रखना, पाल घाट है। तो इधर भी है आपका इधर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है, पलनी पर्वत श्रृंखला है, वशुंखनाथ संघ पर्वत श्रृंखला है, पालकोंडा, बालकोंडा, ऐसे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इधर भी। तो यहाँ पर भी बातें होंगी अभी इस पर भी। इधर आपका गारो खासी जयंतिया है। फिर इधर नागा हिल्स है, इसे मणिपुर हिल्स है, मिजोरम हिल्स है। ठीक है, इधर असम में आपका मिकिर है, मेहरना है। ठीक है, त्रिपुरा, आपका त्रिपुरा हिल्स है। तो ऐसे इन पर भी एक एक करके चर्चाएं होंगी अभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी एक एक करके बात होने वाली है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका दोस्तों पठार से भी संबंधित हमारा बात होगा। तो दोस्तों पठार आपका, जैसे यहाँ पर लद्दाख का पठार है। ठीक है, फिर इधर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मतलब बघेलखंड का पठार है। फिर इधर
आपका नहीं जो है छोटा नागपुर का पठार है, इधर आपका याद रखना दंडकारण्य वाले मतलब दक्कन का पठार है, इधर आपका बेंगलुरु पठार है, इधर आपका नहीं आंध्र प्रदेश वाले पठार में तेलंगाना का पठार है, तो इधर भी देख लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वाले पार्ट में आपका मेघालय का पठार है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, तो इनको भी एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए दोस्तों, बात करते हैं भारत के पर्वत, ठीक है। भारत के पर्वत हैं, देखिए दोस्तों, तो कह रहा है हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत इसके जो मतलब लंबाई की विस्तार है 2400 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई 400 किलोमीटर। इसके 4 प्रमुख भाग हैं, हिमालय पार पर्वत, ट्रांस हिमालय जिसे कहते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊपरी है, जी हाँ, और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो कहने का मतलब सबसे उत्तर में है। यह हिमालय की उत्तरी चोटी है, जिसके है मुख्य 3 भाग हैं। मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन भाग हैं दोस्तों? काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये तीनों को याद कर लीजिएगा, बहुत तगड़ा है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह ट्रांस हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और यह पर्वत श्रृंखला जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है भाई। तो यह पर्वत श्रृंखला आपकी जो स्थित है वह यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों भारत के ऊपरी वाले पहले जम्मू कश्मीर में थी, अब लद्दाख वाले पार्ट में आएगी। तो कहने का मतलब लद्दाख और जी हाँ चीन के बॉर्डर तक जाता है इसका पार्ट, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जान लीजिए। इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। यह बातें भी जानना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन इसी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का यहीं पर स्थित है। इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ है? तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसी से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी आगे जा करके श्योक में मिलती है, श्योक आगे जा करके सिंधु नदी में मिलती है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। अच्छा, श्योक नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है गलवान, ठीक है। गलवान घाटी, मुद्दा आपने गलवान घाटी का सुना होगा। वहीं पर एक गलवान नदी भी बहती है दोस्तों, तो वह नदी भी श्योक में, और इसी गलवान नदी में जो भारतीय सैनिकों को मारे थे चीनी सैनिकों ने, मतलब जी हाँ, वह इसी नदी में पाए गए थे, यह याद रखिएगा, और चीनी सेना भी। तो इस तरह आपको यहाँ से लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। इसकी ऊंची सबसे चोटी कौन सी है? राकापोसी। इसी पर्वत श्रृंखला को तिब्बत में कैलाश, ठीक है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। काराकोरम और लद्दाख के मध्य से ही क्या होता है दोस्तों? आपके नहीं काराकोरम और लद्दाख के मध्य से ही क्या होता है दोस्तों? आपकी नहीं जो श्योक नदी है वह प्रवाहित होती है। श्योक नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है, यह जानना चाहिए आपको। अच्छा, काराकोरम पर ही क्या होता है? एक काराकोरम दर्रा भी है जो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रों में से एक है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं जास्कर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको सब बना हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काराकोरम है, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर जास्कर है, यहाँ पर शिवालिक है। आइए दोस्तों इसको भी समझते हैं। जास्कर यह ट्रांस हिमालय की
दक्षिणतम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की याद रखिएगा, यह ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम। पूछेगा भाई ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणीय पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपका जास्कर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेत है। ये है कामेत आपका, नहीं ठीक है। ये है आपका कैलाश पर्वत, ठीक है। कैलाश पर्वत तो आप जानते ही, जी हाँ दोस्तों, तिब्बत के पार्ट में है और थोड़ा सा भाग आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत बड़ा पार्ट है ये कैलाश पर्वत का और ऊंचाई पर भी स्थित है। और कैलाश पर्वत शंकर जी का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत क्या है, शंकर जी का निवास स्थान माना जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी पर्वत श्रृंखला से जास्कर नदी का उद्गम होता है। जास्कर नदी क्या होता है, लद्दाख पर्वत के मध्य से बहती है। जास्कर नदी क्या होता है दोस्तों, किसके, जास्कर और लद्दाख पर्वत के मध्य से बहते हुए सिंधु नदी में मिलती है, सिंधु नदी में, ठीक है। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख स्थित है, ठीक है। काराकोरम और जी हाँ दोस्तों लद्दाख के बीच में ही, जैसे यह भारत है, ठीक है, यह क्या है दोस्तों, भारत है। तो यहाँ पर जैसे आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है, तो इसी पर लद्दाख में एक पठार स्थित है जिसे लद्दाख पठार के नाम से जाना जाता है और यह भारत का सबसे ऊंचे पठारों में से एक है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है महान हिमालय का, ठीक है। हिमालय का दूसरा भाग महान हिमालय, इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचह बारवाह तक पूर्व में है। याद रखिएगा, नंगा पर्वत कहाँ भैया, नंगा पर्वत आपका पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पार्ट है, ये नोट कर लीजिएगा। और इधर आपका नामचा बारवा जो है वह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है, ठीक है। और विशेषकर कहा जाए तो पूर्वी तिब्बत में है। कहाँ पर, पूर्वी तिब्बत में है ये पार्ट, याद रखिएगा। और इधर नंगा पर्वत से सिंधु नदी ऐसा तीखा मोड़ करके अर्थात दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और इधर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये जान लीजिए। इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो महान हिमालय है, नाम ही है महान, इसी पर भारत की सबसे अधिक सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ स्थित है। इसी पर भारत की, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी तो केटू है, लेकिन इस पर आपको ये याद रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत की पूर्ण रूपेण, ठीक है, भारत की पूर्ण रूपेण मतलब सिर्फ भारत में स्थित जो चोटी है वह नंदा देवी है और नंदा देवी इसी का ही पार्ट है, यह जान लीजिएगा। जबकि गाडविन अस्टिन भारत में पूर्ण रूप से नहीं स्थित है, उसका कुछ भाग जो है वह चीन से स्थित है, इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो एक है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू, आगे है नंदा देवी। तो ये प्रमुख हैं। माउंट एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बछेंद्री पाल का नाम सुने होंगे, भारत की प्रथम पर्वतारोही महिला जो क्या किया था दोस्तों, इस पर फतह हासिल की थी। फिर इसके बाद संतोष यादव 2 बार लगातार चढ़ी दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है, भारत की ही नहीं विश्व की एकमात्र महिला। और दोस्तों आपकी जो ठीक है ना दोस्तों, हैंड कैप्टेड अरुणिमा सिन्हा, दुनिया की पहली ऐसी महिला विश्व की जो अरुणिमा सिन्हा क्या की है दोस्तों, इस पर हैंड कैप्टेड मतलब दिव्यांग होते भी इस पर अपना फतह हासिल किया है, यह याद रखिएगा दोस्तों। दोनों पैर कटे हैं अरुणिमा सिन्हा के। और इस पर्वत चोटी की जो सर्वाधिक ऊंचाई थी पहले 8,848 मीटर हुआ करती थी। कितना, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर हुआ करती थी पहले, लेकिन वर्तमान में 8,850 मीटर है। वर्तमान में कितना है, 8,850। इसी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 है और ये कहाँ पर है, नेपाल में है। ये कहाँ पर है, नेपाल में। कंचनजंगा जो आपका है दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है, 8,595 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह आपके नहीं क्या होता है,
यह भारत और जो मतलब भारत का सिक्किम है वहाँ और नेपाल के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो इसका सर्वाधिक भाग भारत पर है, इसलिए भारत इसको अपने कब्जे में लिया हुआ है। और भारत की, जी हाँ, कंचनजंगा एक प्रमुख चोटियों में आती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो वहीं नंदा देवी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में होने के कारण यह भारत की पूर्ण रूपेण सबसे ऊंची चोटी है। इसी पर गंगोत्री, यमुनोत्री आदि हिमनद स्थित है। इसी पर गंगोत्री और यमुनोत्री आदि क्या है दोस्तों? हिमनद स्थित है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अच्छा, गंगोत्री हिमनद से क्या है? गंगा नदी का उद्गम हुआ है। और यमुनोत्री मतलब हिमनद से आपका यमुना नदी का उद्गम हुआ है। नोट क्या कहता है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में इसको क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा हिमालय का पार्ट, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मध्य हिमालय, ठीक है, यहाँ देखते रहिएगा दोस्तों। मध्य हिमालय इस पर्वत श्रेणी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी को अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहते हैं। उत्तराखंड में नाग तिब्बा या मसूरी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में महाभारत तथा भूटान में ब्लैक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। भूटान में क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन कहते हैं दोस्तों। यह जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आपके मन में उठ रहा कि आखिर पर्वत से प्रश्न कैसे बनते हैं? सबसे बड़ी बात ना, तो पर्वत से प्रश्न कैसे बनते हैं इसको ध्यान दीजिए। कैसे प्रश्न बनते हैं? पहली बात तो आपसे पूछ सकता है किस राज्य में स्थित है। और जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऊंचाई को लेकर के पूछ लेता है, लेकिन ऊंचाई वही ऊंचाई पूछी जाएगी जो बहुत फेमस होगी। ऊट पटांग ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी, मतलब किसी काम की नहीं, वो नहीं पूछी जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पर्वत को लेकर के क्रम पूछा जा सकता है, क्रम में लगाने के लिए ऊंचाई की दृष्टि से। या फिर आपको नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, पूरब से पश्चिम लगाने को कह सकता है पर्वत को, या फिर आपको पश्चिम से पूर्व लगाने को कह सकता है। फिर उसके बाद उत्तर से दक्षिण आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। फिर दक्षिण से उत्तर आपका नहीं लगाने को। आजकल जो प्रश्न का ट्रेंड डेवलप हुआ है, वह सर्वाधिक प्रश्न इसी वाले में से पूछे जा रहे हैं, पर्वत को लेकर के, ठीक है। और दोस्तों, ऐसे ऐसे पर्वत दे दिया जाता है जी, मैकाले, महादेव, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ऐसे क्रम में लगाने के लिए कई बार पूछा गया है दोस्तों, देखने के लिए। तो इस तरह ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप कहानी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे ये एक स्लाइड थी ना, इसको मैंने कैसे याद किया है आपको बता देता हूं। अगर आप भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो कहने का मतलब ये क्या है? 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, याद रखिएगा नहीं, किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो इनको क्या है? क्रम में लगाने को, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाने को पूछा जाता है। तो आप कलज के नाम से इसे याद कर लीजिए। कलज, का से अर्थात काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर,
याद रखिएगा, कलज के नाम से इसको याद कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। और फिर इधर आपका पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक है, यहाँ से भी अगर बनता है तो इसको पीडीएस के नाम से याद कर लीजिए, कलज और पीडीएस, इसको याद कर लीजिए दोस्त, नहीं आप भूलेंगे तो समस्या में आप पड़ेंगे। हमारा काम था अच्छे से आपको समझाना। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो कौन सी घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में है, इसको देख लेते हैं। जैसे क्या है, काश्मीर की घाटी, या काश्मीर की घाटी किस पर्वत श्रृंखला, तो महान हिमालय तथा पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य स्थित है। क्या, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। और पीर पंजाल श्रेणी कहा जाए तो किसका पार्ट है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी आपके लघु हिमालय का पार्ट है। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में काश्मीर की घाटी स्थित है। आगे देखा जाए दोस्तों, कुल्लू घाटी, तो यह भी महान हिमालय का निचला वाला पार्ट क्या है दोस्तों, यह भी आपको जानना चाहिए कि कौन सा पार्ट पड़ता है। तो महान हिमालय को ध्यान से देख लीजिएगा, महान हिमालय, और जी हाँ दोस्तों, जो धौलाधार श्रेणी है उसी के मध्य में यह स्थित है, यह भी जान लीजिए। महान हिमालय तथा महाभारत श्रेणी के मध्य में काठमांडू की घाटी स्थित है। दोस्तों नोट क्या है, इन पर्वत श्रेणियों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मतलब अर्थात वह घास के मैदान जो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 23.5 डिग्री साउथ, जी हाँ, विषुवत रेखा के से लेकर के, कहने का मतलब ये, जैसे यह पृथ्वी है तो पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के इधर ऊपर अर्थात लगभग 66 डिग्री तक, और इधर कर्क मकर रेखा के नीचे, तो जी हाँ दोस्तों, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और इन घास के मैदान को अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसी को आपके जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मर्ग और बुग्याल के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। ठीक है, अगला हिमालय का लास्ट पार्ट है, वो है शिवालिक। शिवालिक पर देख लेते हैं दोस्तों, क्या चर्चाएं है करना है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय मतलब बाहरी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पर हल्का रेड रेड दिख रहा है, तो जो ये रेड का निचला वाला पार्ट है ना, ये आपका शिवालिक वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट है, शिवालिक वाला पार्ट है। और जब हिमालय का पार्ट टूटा, टूट करके क्या हुआ दोस्तों, नीचे आया, तो एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, इसी को शिवालिक नाम दिया गया। ठीक है, यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। शिमला कुमायूं, कुमायूं कहाँ है, उत्तराखंड में है, बहुत प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग कहाँ है, आपके नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। डकला जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। गिरी और मिहिर जैसी पर्वत श्रेणियां, मिहिर जो असम, तो कहने का मतलब इसी का भाग है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम मतलब अभी नया नया तो निर्माण हुआ है दोस्तों, टूट करके, तो नवीनतम तो होगी ही होगी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन आते हैं, भारत की सीमा से लगे अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी, जी हाँ दोस्तों, आपके म्यांमार में इसका सर्वाधिक विस्तार है, और साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट भारत में भी है। एक तरह से कहा जाए तो भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा का निर्धारण यही करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, मणिपुर श्रेणी, त्रिपुरा श्रेणी, रेगमा श्रेणी, मिरकेरे,
पटकाई बुम, बराइल और लैमा तोल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां इसी का भाग है। पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नागा पहाड़ी है, जो याद रखिएगा क्या है दोस्तों, सारामती है, जो नागा पहाड़ी पर स्थित है। और एक तरह से ये कहा जाता है कि यह अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो पूर्वांचल भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, सारामती है, यह जान लीजिएगा। लोकटक झील काइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। और यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व में एक ही स्थान रखता है, प्रथम। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी क्या है दोस्तों, यह एक प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, जो रायसीना हिल्स पहाड़ी तक है माना जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वत श्रृंखला है। विस्तार इसका अहमदाबाद के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक माना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, माउंट आबू पर स्थित गुर शिखर है। लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। लूनी नदी का संबंध इसी से है। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है, जो अपने घाटियों में ही सूख जाती है, या फिर दोस्तों ज़्यादा जल हुआ तो रन के कक्ष में जाकर के मतलब कच्छ की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी का भी इससे बनास जो है, बनास का संबंध इसी से है, जो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी है जो दिखाई दे रही है। अगला है विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सा, विंध्य पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार गुजरात से बिहार तक है। इसका विस्तार कहाँ से है, गुजरात से बिहार तक है। इसी में पन्ना भारत की एकमात्र हीरे की खान है, जबकि विश्व में हीरे की खान किम्बरले प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है और यह हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है, वह इसी पर्वत श्रेणी पर है। अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी होने के कारण अमरकंटक से सोन, नर्मदा, महानदी जैसे नदियों का क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। यह पर्वत श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर देती है, एक उत्तर एक दक्षिण। दो भागों में विंध्य पर्वत श्रेणी एक उत्तर एक दक्षिण भाग में विभाजित कर देती है। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका कुछ भाग कर्नाटक और केरल में भी आता है। ठीक है ना दोस्तों, यह पर्वत श्रृंखला ठीक है के प्रमुख ढालों में पर्यटन केंद्र ऊटी स्थित है। इसी पर्वत पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो केरल राज्य में है और इसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर बताया जाता है। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जबकि प्रथम सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695-96 के आसपास बताई जाती है। यह बातें भी आपको जानना चाहिए। डोडा नामक जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से ही संबंधित रहती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी को याद रखिएगा पूर्वी और पश्चिमी का मिलानसार कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी को मिलाने वाला बिंदु जो माना जाता है वह नाद, याद रखिएगा, यहाँ से आपका नीलगिरी है। ये पश्चिमी घाट है और इसी पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पूर्वी घाट है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से भी देख लीजिएगा। आगे है सतपुड़ा।
तो हम लोग किसकी किसकी बात कर चुके, हिमालयाज की बात कर चुके, अरावली की बात करें, विंध्या की बात करें और आपके नीलगिरी की बात करें। अब आगे बात करने वाले हैं सतपुड़ा के बारे में, ठीक है। सतपुड़ा यह गुजरात में राजपीपला मतलब मध्य प्रदेश में महादेव और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी तक क्या है दोस्तों, विस्तार है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो आपके सतपुड़ा पर्वत जो आपके लिए बहुत जरूरी है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी, नर्मदा नदी। ये देखिए साइन भी बना हुआ है नर्मदा नदी का, ठीक है। यह आपके साइन भी बना है नर्मदा नदी का, तो यहाँ से भी बातें आप समझ गए। जबकि सतपुड़ा और अजंता के मध्य से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों जो आपके ये वाले पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, सच में बहुत गजब के हैं। इनको नोट कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्या, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये जानना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ नीचे से ये कार्डमम हिल्स है, ये ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये जानना चाहिए। यह फिर आपके नहीं शेषाचलम पर्वत श्रेणी है, और फिर इधर आपका नहीं हरिश्चंद्र है, ये बालघाट है, ये अजंता है, ठीक है ना दोस्तों। यह सतपुड़ा है, ये विंध्य पर्वत, ये आपका नहीं सतपुड़ा, ये आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह मिलाने के लिए देगा पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, तो देख लीजिएगा। इधर आपका वरुणनाद है, ये पूर्वी घाट के, यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सी इसमें से पूर्वी घाट की नहीं है, और दे देगा बालघाट या फिर नीलगिरी, आप लोग गड़बड़ा जाएंगे, अन्नामलाई ऐसा करके नहीं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो वरुणनाद है, पलनी है, सिरुमलाई है, पंचमलाई है, सेवराय है, जादवी है, नागारी है, ठीक है, पालकोंडा है, वेनुकोंडा है, नल्लामाला है, नार्थन है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखला हैं, जिनको एक बार अच्छे से प्लीज देख लीजिएगा। अन्नामलाई एवं पलनी यह मुख्यतः केरल राज्य में विस्तृत है, इसकी शाखा पलनी है। जहाँ पर ये दोनों पहाड़ियाँ मिलती हैं वहीं इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पलनी की सर्वोच्च चोटी जो है वह बमबाड़ी 16 है। जी हाँ दोस्तों, जिसके ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मतलब सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें 16 वनों के नाम से भी जाना जाता है। पलनी पर कोडाई कनाल मतलब डिडूगुल जिला में स्थित, जी हाँ दोस्तों, एक स्थल है। अगला देखते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र एवं जी हाँ बालाघाट पहाड़ी। तो इस तरह देख लीजिए, ये पहाड़ी आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों पर महाबलेश्वर और लोनन स्थित है। दोस्तों महाबलेश्वर हो गया, महाकालेश्वर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है ना दोस्तों, काशी हो गया। ये सब जो स्थल हैं यह माने जाते हैं कि यह, जी हाँ दोस्तों, जो आपके शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वह दोस्तों इन्हीं भीमा शंकर है इसी में आते हैं, ठीक है। जी हाँ, पवित्र स्थल है तो उज्जैन महाबलेश्वर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नहीं, महाकालेश्वर है उज्जैन में, महाबलेश्वर आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। नामक 2 प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इन्हीं को उत्तर में सतमाला पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सतमाला पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। आपको नहीं, आगे कार्डमम पहाड़ी, कौन सा? कार्डमम पहाड़ी, जी हाँ, कार्डमम, इसका विस्तार केरल राज्य में है। कार्डमम पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? केरल राज्य में है, और यह सबसे दक्षिण में है, याद रखिएगा। इसी पर दक्षिणतम पर्वत श्रेणी महेंद्रगिरी स्थित है। इस पहाड़ी के ढालों पर इलायची की अत्यधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, इसका विस्तार कर्नाटक राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कुंद्रे मुख है, याद रखिएगा। यह पहाड़ी लौह अयस्क भंडार के लिए जानी जाती है।
कर्नाटक में स्थित धारवाड़ का क्षेत्र लौह अयस्क के लिए विश्व में प्रसिद्ध, भारत में तो है ये है। नोट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अलोयकोंडा है, ठीक है, जिसका भाग नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा आदि है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अलोयकोंडा है, याद रखिएगा नहीं। तो इस तरह दोस्तों आपने यहाँ से भी देखा मेवाड़ का पठार। अब पठार पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और पठार से संबंधित बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मेवाड़ का पठार, इसका विस्तार राजस्थान, जी हाँ, और मध्य प्रदेश के मध्य में है। मालवा का पठार, ठीक है, यह पठार विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में, जी हाँ दोस्तों, विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में, राजस्थान के दक्षिण में, गुजरात के पूर्व में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। यही बातें यहाँ से यहाँ तक में कह रहा है, देख लीजिएगा। यह जो मालवा का पठार है यह बेसाल्ट चट्टानों से युक्त है। कहने का मतलब यह पूरा काली मृदा का विस्तार वाला क्षेत्र है। किसका? काली मृदा का विस्तार वाला क्षेत्र है, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसी से पश्चिम की ओर माही नदी प्रवाह होती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और जबकि उत्तर की ओर चंबल नदी का प्रवाह होता है, यह भी जानना चाहिए। यह है आपका मालवा का पठार। अब बात करेंगे बुंदेलखंड का पठार, तो यह है बुंदेलखंड का पठार। अच्छा, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों वह शुष्क क्षेत्र है, मतलब वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, वहां पर पानी की बहुत समस्या है। सरकार ने, जी हाँ, बेतवा और केन लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना भी प्रारंभ किया है बुंदेलखंड के पानी की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है। यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। केन बेतवा नदी का संबंध इसी से है और ग्रेनाइट जैसी युक्त चट्टान से यह भरा हुआ है। छोटा नागपुर पठार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह पठार छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पठार में खनिज संसाधन अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। 80% कोयला इसी पर पाया जाता है, जिसके कारण भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य आपका क्या हो जाता है? झारखंड हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है भारत में। दामोदर नदी को इसी कोयले भंडार के कारण भारत का रूर भी कहा जाता है, और इसी पठार के पूर्वी भाग में झारखंड राजमहल पहाड़ी स्थित है, जिसके निकट पारसनाथ पहाड़ी है, और पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। यह है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके नीचे है दंडकारण्य, ठीक है। आगे देखिए दंडकारण्य पठार आ गया है। इसका अर्थ है कांटों का जंगल। बाकी आपने देखा होगा दंडकारण्य में, रामायण में देखे होंगे, महाभारत में देखे होंगे, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि सीता जी को कांटा कैसे लगा था। इसमें बॉक्साइड अत्यधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य में यह विस्तृत है। महानदी का संबंध यहीं से है, जो चावल के अत्यधिक मात्रा में उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसीलिए उसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। दक्कन का पठार, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, जिसका विस्तार आपका महाराष्ट्र में है। यह है आपके दक्कन का पठार, ठीक है ना दोस्तों। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कल सुबई है, ठीक है। अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र आदि पर्वतों का संबंध इसी से है। एलोरा में एलिफेंटा की गुफा, जो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों, जहां हिंदू, जैन, बौद्ध संस्कृतियां मिलती हैं, वह यहीं पर स्थित है। आपका यह याद रखिएगा। काली मृदा का पूरा क्षेत्र है। मेघालय का पठार, इस पठार पर गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियां स्थित है,
है जो मानसून अवरोध का कार्य करती है। अच्छा, ये मानसून अवरोध का कार्य क्यों करती है दोस्तों? तो आपको हम बताना चाहते हैं जो इनकी ऊंचाई है ना वो कीप प्रकार की है, मतलब कुछ ऐसे है तो जब मानसून इधर से मान लीजिए जाता है तो ये रोक लेती हैं, ऊपर नहीं निकलने देती हैं। ठीक है, इसीलिए विश्व का सर्वाधिक जो 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन नाम मेघालय यहीं पर स्थित है। इसी पठार से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, यह आज का लास्ट स्लाइड आपके सामने है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण घाटियां और पठार दिए हैं, जैसे आंध्रा का पठार हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये इधर आपको दिखा देते हैं इस वाले में, ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का पठार हो गया, इधर कर्नाटका का पठार ये हो गया। ठीक है, बाकी आगे मैंने सब बताया ही था। ठीक है, इस पठार का संबंध कृष्णा नदी बेसिन से है, याद रखिएगा। कर्नाटक का पठार, इसे बेंगलुरु का पठार भी कहा जाता है, इसका संबंध कावेरी और तुंगभद्रा नदी से। देखिए दोस्तों, कुछ घाटियां हैं और ये कहाँ स्थित हैं इसलिए इनको जानना चाहिए। मरवा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड की प्रसिद्ध घाटी है। 1962 में इसे बंद कर दिया गया था, 2015 में फिर खोल करके पर्यटन के लिए छोड़ दिया गया। चुकू घाटी नागालैंड में है और सांगला घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांगा घाटी आपके सिक्किम में स्थित है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी देख लिए हैं कि यह कितनी शानदार बातें थी। तो हम लोग ने पूरा चर्चा की है, आपने देखा कि हर एक छोटी छोटी बातों पर हम लोगों ने बातें किया। अब देख लीजिए एक बार मैपिंग से हर चीज़ दोस्तों। आपका ये मेघालय का पठार है जो शिलांग में है, दिखाई नहीं दे रहा है, कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर छोटा से एरो लगा करके बता दिया गया है कि मेघालय का पठार है। ठीक है, बाकी इधर देख लेते अगर होगा तो दिखा होगा, ये लिखा है शिलांग का पठार, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैप को अच्छे से देख लीजिए। फिर इधर छोटा नागपुर का पठार है। जी हाँ, जब नाम आता है तो फिर याद नहीं रहता, इसलिए इसको देखना चाहिए कहाँ पर है। ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है। ये दंडका रन है, मतलब वो दक्कन का पठार है। ये कर्नाटक का पठार है, ये बेंगलुरु का पठार है। ठीक है, आगे आपका इधर वाले में ये सब बने हुए हैं, ये पठारीय क्षेत्र, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए जो आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों नहीं नोट करेंगे तो आप खुद परेशान होंगे, उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। बुंदेलखंड का पठार है, ये याद रखिएगा कहानी दोस्तों। इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण है यह देख लीजिए आप कहानी। जी हाँ, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो हर चीज़ों पर तो हम लोग बातें कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका उद्देश्य है इस बार डबल स्टार, तो दोस्तों फिर आप समझिए कि आप अपनी मेहनत को और मजबूत बनाइए। जब तक मेहनत बराबर नहीं की जाएगी तब तक सफलता नहीं प्राप्त होगा। और मेहनत अगर अच्छे से करेंगे तो आज नहीं कल सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों आप लोग, जब भी मैं इंडियन ज्योग्राफी बात करूं तो अगर पर्वत, पठार, नदियां, झरना, झील इत्यादि पर बात करता हूं तो दोस्तों आपको नहीं भारत का इंडियन ज्योग्राफी का नहीं फिजिकल मैप खोलना पड़ेगा। और जब मैं आपको नहीं कोई शहर, कोई नगर, कोई राज्य या फिर दोस्तों कोई बहुत बड़े स्थान का नाम दिखाना चाहता हूं तो याद रखिएगा वह हमेशा हमेशा पॉलिटिकल मैप में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और हमेशा हमेशा एटलस को खोल करके ही पढ़ाई करिएगा। जब तक एटलस नहीं खोलेंगे आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हमारा काम है एटलस को आप 2-3 बार रंगिए, तब इंडियन ज्योग्राफी या विश्व की ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, खासकर पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप से संबंधित जो आपके प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा सिलसिला, हमने किया हर एक पर बात। तो दीजिए आज यहीं पर
अपने साथ के साथ विदा। फिर मिलेंगे कल एक नए आयाम के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नहीं ठीक है, अपना स्नेह प्यार बनाए रखिएगा। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी पर बहुत सारी बातें करना बाकी है। जय हिंद।